हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में व्याकरण बोध के अंतर्गत हमने अध्याय 4 संधि का अध्ययन किया, जिसमें हमने स्वर संधि के 5 भेदों का अध्ययन किया। आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में और उनके कुछ नियम। व्यंजन संधि: जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईस। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो पहले शब्द के अंत में व्यंजन है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर है। दूसरा है वाक धनमय। यहाँ भी पहले शब्द के अंत में व्यंजन है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन है। जैसे कि नियम अनुसार पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन तथा दूसरे शब्द के अंत में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो उनके बीच होने वाले मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धनमय, वाकमय। सत धन भावना, सद्भावना। सत धन आचार, सदाचार। स्टूडेंट्स, इसके कुछ नियम भी होते हैं। पहला है, यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के आगे कोई स्वर होता है, पहले व्यंजन के आगे कोई स्वर आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। मतलब ता का तीसरा व्यंजन कौन सा होगा? ता, था, दा, तो ये दा में बदल जाएगा। जैसे जगत धन ईश्वर, जगदीश्वर। वाक धन ईश, पहले वर्ग में व्यंजन के आगे फिर स्वर है तो का कौन सा पद आएगा? तीसरा व्यंजन आएगा, का, खा, गा। वाक धन ईश, वागीश। ऐसे ही जगत ता, और ये है स्वर और ये है व्यंजन, तो ता का तीसरा व्यंजन कौन सा होगा? त, थ, दा, ये दा। जगत धन अम्बा, जगदम्बा। ऐसे ही दूसरा नियम है, यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन आए तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। वर्ग के पहले व्यंजन के बाद तीसरा, का, ख, गा तीसरा, घा चौथा, और अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? या, र, ल, व, ये कहलाता है अंतस्थ व्यंजन आए तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे का तीसरा व्यंजन है गा, ता का घा और का गा। दिक धन गज, दिग्गज। उत धन घाटन, उद्घाटन। वाक धन बल, वाग्बल। ऐसे ही तीसरा नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में ता आया हो और उसके बाद चा या छा हो तो ता बदलकर चा हो जाता है। जैसे किसी शब्द के अंत में ता हो और उसके बाद चा या छा हो तो ता किस में बदल जाता है? चा में बदल जाता है। जैसे सत धन चरित्र, सच्चरित्र। उत धन छवास, उच्छावास। आइए जाने अगला नियम क्या कहता है। यदि पहले शब्द के अंत में ता हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में सा हो तो ता ज्यों की त्यों रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सत धन साहत, सत्साहस। सत धन संकल्प, सत्संकल्प। अगला नियम है, यदि पहले शब्द के अंत में का, टा या ता हो आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में मा, ना या टा आए तो का, टा और ता
ये किस में बदल जाते हैं? पंचम वर्ग में, वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे का पंचम वर्ग कौन सा है? इंगा। टा का पंचम वर्ग अणा और ता का पंचम वर्ग ना। वाक धनमय, वांग्मय। षट धन मास, षटमास। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। ऐसा ही अगला नियम है, यदि ता के बाद जा और ला हो तो ता बदलकर क्रमशः जा और ला हो जाता है। जैसे उत धन ज्वाल, उज्ज्वल। सत धन लीन, तल्लीन। आइए अब हम जाने विसर्ग संधि के बारे में। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग, ये जो चिन्ह होता है ये विसर्ग कहलाता है। विसर्ग हो और दूसरे शब्द में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो उन दोनों के बीच में होने वाले मेल को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह धन शासन, दुशासन। निह धन धारण, निर्धारण। आइए अब जाने विसर्ग संधि के नियम के बारे में। इसका पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए हों, चा विसर्ग के बाद चा और छा आए हों, तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाता है? शा में बदल जाता है। जैसे निह धन चल, तो ये विसर्ग किस में बदल गया? शा में बदल गया, निश्चल। निह धन छल, निश्चल। इसका अगला नियम है, यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग होना ये तो विसर्ग संधि की पहचान ही है। पहले शब्द के अंत में विसर्ग होना और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ता होना। ता हो तो ये किस में बदल जाता है? सा में बदल जाता है। जैसे निह धन तेज, तो ये विसर्ग जो है किस में बदल गया? सा में बदल गया। निह तेज, निस्तेज। मनः धन ताप, मनस्ताप। नमः धन ते, नमस्ते। दुह धन तर, दुस्तर। अगला नियम है, यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का, टा, पा या फा हो तो विसर्ग शा में बदल जाता है। जैसे निह धन कपट, तो ये विसर्ग किस में बदल गया? शा में बदल गया। ये निह धन कपट, निष्कपट। धनु धन टंकार, धनुष टंकार। अगला नियम है, यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में रा आया हो तो विसर्ग हट जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे निह धन रस, तो यहाँ से विसर्ग को हटा दें तो क्या हो गया? नीरस। निह धन रव, नीरव। निह धन रोग, निरोग। सिर्फ ये जो छुटी की मात्रा होती है ये बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। अगला नियम है, यदि इही और उहु के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आए। अब ये सघोष व्यंजन क्या होते हैं? उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होना। ये किस व्यंजन के उच्चारण में होते हैं? सघोष व्यंजन के उच्चारण में। अब वो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ग घ इंगा, ज झ इया, ड ढ अणा, द ध न, ब भ म य र ल व। ये क्या कहलाते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। जैसे निह धन आशा, निराशा। निह धन अपराध, निरपराध। दुह धन मुख, दुर्मुख। ऐसे ही यहाँ बताया गया है कि सघोष और अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और श, स, श अघोष व्यंजन कहलाते हैं।
जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती, शेष सभी सघोष व्यंजन कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। अगला है, यदि आ के बाद सघोष व्यंजन आया हो तो आह का ओह हो जाता है। जैसे मन धन रोग, मनो रोग, मन धन योग, मनोयोग। अगला है, यदि आह के बाद का खा पा या फा आए तो विसर्ग सुरक्षित रहते हैं। जैसे अध धन पतन, अध पतन, अंतः धन करण, अंतःकरण, प्रातः धन काल, प्रातः काल, पुनः धन फलित, पुनः फलित। सो स्टूडेंट्स, आज हमने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कुछ नियमों को जाना। आज का आपका होमवर्क है, इनका पुनः अभ्यास करें और इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।